सर क्या थायराइड रिवर्सल पॉसिबल है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में सुधार करें, दवाइयाँ टाइम पर लें, डॉक्टर से मिलें, तो आप थायराइड को ठीक कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको ना थायराइड रिवर्सल ना बोल के हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिस कारण से थायराइड फंक्शन बिगड़ा है, अगर वो कोई चीज़ ऐसी है, जैसे मान लीजिए कई पेशेंट्स में क्या होता है, कभी कोई वायरल बीमारी आई और उसकी वजह से वायरल थायराइडाइटिस हो गया, तो उसमें थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है थोड़े पीरियड के लिए, एंड देन जैसे ही उसका प्रभाव कम होता है वो वापस रिवर्ट हो जाता है अपने नॉर्मल फंक्शन पे। तो इसको रिवर्जन टू मीन कहना ज़्यादा बेटर है कि हाँ भाई ठीक है, वो ग्रंथि शायद अपना काम कुछ समय के लिए अच्छे से नहीं कर रही थी, वो बाद में किस जो कारण था जिसकी वजह से बिगड़ा था वो ठीक हो गया, तो वो अपना करने लग गई। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि देखिए कि कुछ चुनिंदा लोगों में, जिनको हम नहीं कह सकते कि वो क्या कारण है कि क्यों ऐसा होता है, बट ऐसा संभव है कि 20-30% जो पेशेंट्स हैं उसमें अगर हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, हम डेली एक्सरसाइज पे फोकस करें, हम अपना बैलेंस्ड एक स्ट्रेस फ्री लाइफ रखते हुए बैलेंस न्यूट्रिशन अपना फॉलो करें, एंड जो डॉक्टरी सलाह है उसको फॉलो करते हुए अपना सब चीज़ें करें, तो ये अपना रिवर्ट टू नॉर्मल फंक्शन पे आ जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन ये किस में आएगा किस में नहीं आएगा, इसको अभी तक मेडिकल साइंस के रूप में हम लोग बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाए हैं। तो सर किस तरह के टेस्ट होते हैं, इससे पता लगाया जा सके कि आप किस कैटेगरी में आते हैं? तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करूं तो हमें ये देखना होता है कि आपके ऑटो एंटीबॉडी लेवल्स क्या हैं। तो एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज़ होती हैं, थायराइड प्रोटॉक्सिडेज एंटीबॉडीज इन्हें कहते हैं, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं जो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स को स्वतः डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो ऐसे केस में तो देखिए बहुत मुश्किल है कि आपकी दवा बंद हो पाएगी या ये नॉर्मल हो पाएगा फंक्शन, क्योंकि शरीर की कोशिकाएँ खुद ही उनको एक तरीके से नुकसान पहुँचा रही हैं। बट हाँ, अगर ये नॉर्मल है और आपका सिर्फ थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब्ड है, तो उस केस में जैसा कि मैंने कहा कि 20-30% केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो फंक्शन नॉर्मल में रिवर्ट भी हो जाए। अच्छा सर, एक चीज़ और, अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आता कि थायराइड की दवा लें कैसे। कुछ लोग कहते हैं 1 घंटे का गैप होना चाहिए दवा लेने और खाने के बीच में, कुछ कहते हैं आधे घंटे का काफ़ी है, कुछ कहते हैं अगर मिस हो गई तो आप अगले दिन डबल डोज ले लीजिए, कुछ कहते हैं कि जब खाने के बाद भी ले सकते हैं। तो बहुत तरह की बातें हैं, उसको थोड़ा क्लैरिटी देंगे कि दवा अगर लें तो कैसे लें, मिस हो जाए तो क्या करें? तो देखिए, पहले तो ये समझते हैं कि थायराइड हार्मोन का जो प्रोडक्शन है, यानी जो ग्रंथि जो थायराइड हार्मोन सिक्रीट करती है, कब करती है? तो ये करती है सुबह 2 से 4 के बीच में। तो अर्ली मॉर्निंग इसका सिक्रीशन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम कहें इंसानों का जब उद्गम हुआ तो ये जंगल में रहते थे, जंगल में सुबह जल्दी होती थी, हम लोगों को शिकार करना होता, तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होती थी। तो हमारे सारे सिस्टम ना उस हिसाब से बने हुए हैं। तो सुबह सुबह प्रोडक्शन होता है, तो सुबह उठते ही हमको उठने के लिए, बिस्तर से उठने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो शरीर ने उसको ऐसा बनाया हुआ है कि सुबह जब व्यक्ति सोकर उठे तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा रहे और वो अपना काम दिन भर का कर सके। और जैसे जैसे दिन ढलता है ये थायराइड हार्मोन लेवल्स गिरने लग जाते हैं उसी अनुपात में कि हाँ भाई चलो ठीक है, अब शाम तक आते आते व्यक्ति अपना आराम करेगा। तो इसी हिसाब से जो दवा लेने की प्रक्रिया बनाई गई है, तो इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जो हम दवा देते हैं वो दवा नहीं है। वो जो T4 या थायरोक्सिन हार्मोन हम बात कर रहे थे, ये उसी का सिंथेटिक रूप है जो हम लोग दवा के रूप में देते हैं, खासकर हाइपोथायराइड के पेशेंट को। तो ये दवा हमें सुबह सुबह खाली पेट लेनी होती है कि सुबह उठते ही हमने पहले वो ले लिया, भले ही हमने कुल्ला मंजन किया कि नहीं किया, इवन दैट इज इमैटेरियल, पर हमने पहले वो दवा ले ली। और वो दवा लेने के बाद कम से कम आधा घंटा हमें कुछ नहीं खाना है, ताकि वो दवा ढंग से एब्जॉर्ब हो जाए इंटेस्टाइन से और वो शरीर में पहुंच जाए, जहां उसको ज़रूरत है वो वहां पे शरीर उसको इस्तेमाल कर सके। अब बात आती है कि अगर हम भूल जाएं तो क्या करें? तो भूल जाएं तो इसमें अच्छी बात यह है कि दवा का जो एक्टिव फॉर्म है ये 7 दिन तक शरीर में रहता है। तो आप अगर भूल भी जाएंगे तो भी पुरानी दवा जो आपने डोज ली है वो एकदम से आपको दिक्कत में नहीं आने देगी। तो इसमें गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर आप सुबह सुबह लेना भूल गए कोई बात नहीं, आपको दिन में जब भी याद आ रहा है, आपको रात में भी याद आ रहा है, तो भी आप ले लीजिए। तो इससे क्या होगा, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। सो अगर हम इसको ओवर ए पीरियड ऑफ 7 डेज अगर हम निकालेंगे तो जो मीन डोज आएगी वो उतनी ही आएगी जो हमने ली हुई है। लेकिन इसको अपनी दिनचर्या ना बना लें कि हम डेली दिक्कत कर रहे हैं कि हम डेली भूल जा रहे हैं, तो ये भी नहीं चल पाया, क्योंकि इसमें फिर बॉडी कंफ्यूज होगी आपकी। चाहिए उसको सुबह ही, देखिए बॉडी की रिक्वायरमेंट सुबह सुबह है तो चाहिए उसको सुबह ही। लेकिन हाँ, किसी कारणवश अपन भूल गए, कुछ बात हो गई, लेट सोए लेट उठे, कोई बात नहीं, आप जब याद आए आप तब उसको ले लीजिए। सर आपने जैसा कि बताया कि थायराइड की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत बिगड़ा है इन दिनों। तो अगर बिगड़ा है तो उसमें एक डाइट भी बहुत मेजर इसका पार्ट है। तो डाइट का और थायराइड का क्या कनेक्शन है? डाइट में हम क्या सुधार करें जिससे हमें इससे लड़ने में मदद मिल पाए?
देखिए, हाइपरथायरॉयडिज्म में डाइट का बहुत रोल नहीं है। हाइपो में हम कह सकते हैं 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में आयोडीन की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले तक जब नमक आयोडाइज नहीं होता था, तब तक, या जब तक सरकार ने आयोडाइज नमक नहीं चालू किया था, तब तक पहाड़ी इलाकों में घेंगा रोग बहुत कॉमन था, जिसको क्रेटिनिज्म भी कहते थे, और उसमें गोइटर लीडिंग टू क्रेटिनिज्म, तो ये बहुत कॉमन था, और इसमें जो गले में ग्रंथि का साइड था वो बढ़ जाया करता था, और ये हाइपोथायरॉयडिज्म को लीड करता था। तो ये चीज़ काफ़ी कुछ सॉल्व हो गई आयोडाइज नमक खाने के बाद। तो आज भी अब एक दिक्कत हम लोग जो देख रहे हैं खासकर प्रैक्टिस में, वो ये है कि लोग साधारण नमक छोड़ के सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ये सोचकर खा रहे होते हैं कि ये हेल्दी नमक है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। हमको साधारण नमक खाना ही खाना है, क्योंकि वो आयोडाइज्ड है, और आयोडीन हमको थायराइड प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो ये गलती ना करें। दूसरा है कि नमक कम रखें। हमारी जो WHO गाइडलाइंस कहती हैं, वो क्या कहती हैं कि हमको दिन भर में 6 ग्राम नमक खाना है केवल। तो दिन भर में 6 ग्राम का मतलब है कि हमें बहुत कम से कम नमक का इस्तेमाल करना है, और ऊपर से स्प्रिंकल नहीं करना है। हम कई बार सलाद पे, कई बार दही में, कई बार रायते में कहीं ना कहीं स्प्रिंकल कर रहे होते हैं, वो नहीं करना है। तो आप कम मात्रा में नॉर्मल नमक का प्रयोग करें, जो कि आयोडाइज सॉल्ट है, आपका काम चल जाएगा। दूसरा चीज़, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें ये माना गया है कि गोइट्रोजेंस हैं। गोइट्रोजेंस यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो गोइटर बनने में या थायराइड के प्रोडक्शन को हैम्पर करते हैं या उनको ब्लॉक करते हैं। तो ये जो खाद्य पदार्थ हैं, उसमें जो मुख्य नाम है वो है गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, सोय प्रोटीन। तो ये अगर 3-4 चीज़ें हम अवॉइड करें या इनको कम से कम रखें, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। नॉन वेजिटेरियंस की अगर हम बात करें, तो इसमें रेड मीट और फिश अच्छा माना गया है। चिकन और जो पोल्ट्री वाला जो मांस है, उसको बहुत अच्छा नहीं माना गया है। बस इतना सा फ़र्क है, और बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी ना हो, एक बैलेंस्ड मील हो, डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा हों, एक्सरसाइज हम रेगुलरली करें, और जिंक और सेलेनियम मिनरल्स हमारे डाइट का पार्ट हो। ये अगर कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रख लेंगे, तो एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल प्लस जो डाइट है, तो उससे हमारे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी। सर, क्या पानी का भी कुछ है कि थायराइड पेशेंट अगर हैं तो उनको कितना पानी पीना चाहिए? नहीं मैडम, पानी से लिंक नहीं है, लेकिन हाँ, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन का पार्ट है कि हम एटलीस्ट दिन में 3 से 5 लीटर पानी का सेवन करें। अच्छा, मैं वापस दवा पे आती हूँ। मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने बताया कि कई बार उनको किसी डॉक्टर ने बताया कि अक्सर जो महिलाएं होती हैं, वो दवा को क्या करते हैं, फ्रिज के ऊपर रख दिया, उन्होंने माइक्रोवेव के ऊपर रख दिया, उन्होंने कहीं ऐसी जगह रख दिया स्लैब पर जहाँ वो हीट के करीब है। तो मतलब हम दवा तो खा रहे हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है कि आप दवा कहाँ रखें? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए, दवा को जो स्टोरेज गाइडलाइंस कहती हैं, वो कहती हैं कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखें, यानी एक तरीके से 35 डिग्री के नीचे और 7-8 डिग्री के ऊपर। ठंडा नहीं करना है, यानी फ्रिज में नहीं रखना है, और बहुत ज़्यादा हीट को एक्सपोज नहीं करना है। तो अब आप अगर उसको मान लीजिए गैस के पास रख दे रहे हैं, माइक्रोवेव के पास रख दे रहे हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। आप उसको बॉटल में ही रहने दें, जिस बॉटल में वो आती है उसी में रहने दें, और जब ज़रूरत हो तभी आप निकाल के उसको इंस्टेंटली कंज्यूम करें। उसको बाहर नहीं रखना है। एनवायरमेंटल उसका एक्सपोजर का भी इफेक्ट होता है, और जो आपकी दवा है, जो टैबलेट है, उसका जो स्वरूप है वो डिकम्पोजिशन की तरफ जाने लगता है। तो उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हम 100 माइक्रोग्राम्स की दवा खा रहे हैं, तो जो एक्चुअल एक्टिव फॉर्म है वो शायद 90 माइक्रोग्राम रह जाए या थोड़ा कम रह जाए। तो इन सब स्थिति से बचने के लिए बेटर है कि आप उसको डब्बे में ही रखें, जो जिस डब्बे में वो आती है। ओरिजिनल पैकेजिंग में से तभी निकालें जब आपको कंज्यूम करना है, और जैसे ही आपने निकाला, आपने तुरंत पानी के साथ उसको ले लिया। अच्छा, इसका ये भी है कि अगर आपने दवा की बॉटल खोल ली तो एक टाइम पीरियड के बाद इसे डिस्कार्ड कर दीजिए। सपोज आपने इसे खत्म नहीं किया, आपको लग रहा है 6 महीने तक आपकी दवा है, ऐसा भी होता है क्या? देखिए, अगेन मतलब लॉजिक वही है कि अगर हमने ओरिजिनल पैकेजिंग में से खोल लिया, तो एक तो चीज़ है कि दवा की एक्सपायरी कब तक है, तो एक्सपायरी की डेट तो उसमें लिखी हुई है। लेकिन अगर हमने उसको अपनी स्टोरेज कंडीशन के हिसाब से स्टोर किया हुआ है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमने खोल लिया है, तो गाइडेंस यही है कि उसको कंज्यूम कर लीजिए, और बहुत पुरानी दवा है तो उसको आप मत इस्तेमाल करें। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि दवा का जो एक्टिव फॉर्म था वो कितना बचा है। तो अगर आपने खोल लिया है, तो मेरे हिसाब से उसको जो उसका टाइम पीरियड है, जैसे मान लीजिए थायराइड की दवा है, तो उसमें एक डब्बी में 120 गोलियां होती हैं 3 महीने के हिसाब से। 3 से 6 महीने तक आप उसको कंज्यूम कर लें, उससे डिले ना करें। सर, वापस हम डाइट पे लौट के आते हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हमें थायराइड है तो हम कौन से नट्स खा सकते हैं और कौन से नट्स हमें अवॉइड करने चाहिए? देखिए, ड्राई फ्रूट्स पे तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं खाना है आपको। होता क्या है, किसी को काजू बहुत पसंद है तो वो काजू बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने लग जाता है, किसी को बादाम बहुत पसंद है तो बादाम बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है।
पिस्ता जब हम खाते हैं तो वो सॉल्टेड आ जाते हैं, तो सॉल्ट का इंटेक बढ़ जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमको थायराइड को ना सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। बहुत सारे मरीज थायराइड के ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ भी होती है, जिनको हाइपरटेंशन भी होता है या कार्डियक इश्यूज़ होते हैं, तो हमको बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं कि उस हिसाब से क्या डाइटरी चीज़ें देनी है क्या नहीं देनी है। तो एक रूल ऑफ थंब ये है कि आप जब मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो आप 5 से 10 कोई भी नट्स आप उसको एक ले सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत एक्सेस नहीं लेना है। सर एक्सरसाइज की बात करें तो कुछ खास एक्सरसाइज हैं जिनको करना चाहिए किसी भी थायराइड पेशेंट को, उससे उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा? जैसे योग, मान लीजिए योग के कुछ आसन हो गए, या जिम जाना, या वॉक करना, ब्रिस्क वॉकिंग, क्या मतलब क्या करे थायराइड पे? देखिए, योग पे मैं ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि मैं उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों ने जो देखा है, देखिए कि अब यहाँ पे भी एक लॉजिक है कि हम चाहते हैं कि बॉडी जो है वो स्वतः थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन करती रहे, क्योंकि वहीं पे फॉल्ट है हाइपोथायराइडिज्म में। तो उसको अगर हमें स्टिमुलेटेड रखना है तो कार्डियो एक्सरसाइजेज जो हैं वो काफ़ी उसमें हेल्पफुल रहती हैं। तो कार्डियो एक्सरसाइजेज में जनरली हम लोग वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग रोप एंड साइकिलिंग इसको अच्छा मानते हैं। साथ ही साथ जो अगर आप कहेंगे तो योगा आप किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं तो योगा हमेशा आपको हेल्पफुल ही रहेगा, क्योंकि आप किसी ना किसी फॉर्म में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसके थ्रू। तो मेरा ये मानना है कि रेदर देन गोइंग इनटू स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज, हमें जो डेली दिनचर्या है उसमें हम ज़रूर से एक्सरसाइज करें, ये पहले सुनिश्चित करना है ज़रूरी है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि डेली आधा घंटा से 1 घंटा आपका निकले, 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे का जो पीरियड है वो आप एक्सरसाइज के लिए निकाल रहे हैं रेगुलरली, ये अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर इसी से जुड़ा एक सवाल मुझे और याद आ रहा है कि एक थायराइड कैंसर के बारे में भी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, ये क्या है? क्योंकि पहले तो लोग को लगता था थायराइड है या फिर गॉइटर है, इस तरह से है, तो ये क्या है और ये कैसे पता लगाएं कि हमारे में थायराइड कैंसर के सिम्टम्स? विद द टाइम जैसा मैंने कहा 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो हमारे लाइफस्टाइल्स काफ़ी चेंज हो गए हैं, और अगर आप देखेंगे तो टोबैको और लिकर 2 चीज़ें ऐसी हैं, यानी शराब का सेवन और धूम्रपान करना या तंबाकू का सेवन जो है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ये काफ़ी बढ़ गया है और ये पैन इंडिया बढ़ा है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक राज्य ज़्यादा आगे या पीछे है, तो है कुछ है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अगर हम ओवर ए पीरियड ऑफ से 50 ईयर्स देखेंगे तो पूरे पैन इंडिया ये कंजम्पशन बढ़ा है। दूसरा, एक्सरसाइजेस कम हुए हैं, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ज़्यादा एक कंफर्ट जोन वाला बन गया है। तो ये जो कार्सिनोजेंस हैं जिनको हम कहते हैं, जिसमें कि खासकर लिकर एंड स्मोकिंग या टोबैको है, ये बढ़ने की वजह से इंसिडेंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स भी बढ़ा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब समस्या ये है कि कौन सी ऐसी, क्या अगर आप ऐसे कहें कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो थायराइड कैंसर करवा सकती है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। इसमें कई बार वायरस का भी रोल माना गया है, कई बार मेजॉरिटी जो रोल माना गया है, लेकिन वो स्मोकिंग एंड लिकर का ही माना गया है। और जो हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज और जो हम लोग बैलेंस्ड एक लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं उसको माना गया है। और अनुवांशिक, यानी जेनेटिकली कुछ लोग प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, उनमें जेनेटिक म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो उनको थायराइड कैंसर की तरफ पहले से ही प्रीडिस्पोज कर देती हैं, तो ऐसे लोगों में थायराइड कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें अगेन 2 तरीके से हो सकता है कि एक तो वो साइज़ बढ़ने लग जाता है एंड सेल्स जो हैं वो इतना ग्रो कर जाते हैं कि वो बाकी आपके जो ऑर्गन्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आपकी फूड पाइप है, आपकी सांस की नली है, खाने की नली है, उसको दबाने लग जाते हैं। तो प्रेशर इफेक्ट आने लग जाता है, तो हमको उसे सर्जरी करके उसको काटना पड़ता है। इसके अलावा ऐसी भी दवाएं हैं जो उसका साइज़ रिड्यूस भी कर सकती है, उसको कीमोथेरेपी कहते हैं, रेडियोथेरेपी के थ्रू भी होता है इलाज। तो बट ये थायराइड कैंसर विशेषज्ञ जो हैं वही उसको डील करते हैं। हमारी तरफ से हम ये जानने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमको यहाँ पे गले में कोई भी एबनॉर्मल सेंसेशन अगर आ रही है, साइज़ बढ़ता हुआ दिख रहा है, या हमको ऐसा लग रहा है कि जब हम पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो कुछ गटकने में दिक्कत हो रही है, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको लग रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर साइज़ बढ़ेगा डॉक्टर अपने आप ही आपको एडवाइस कर देंगे। तो उसमें अल्ट्रासाउंड होता है गले का, सबसे पहले वो किया जाता है। अगर वो ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ पकड़ में आ रहा है, कुछ दिक्कत लग रही है, तो एक FNAC करके टेस्ट होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इसमें एक पतली सी सुई चुबो के वहाँ से सेल्स निकालते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि क्या ये कैंसर का फॉर्म तो नहीं ले रहा है। तो अगर वो कैंसर का फॉर्म ले रहा होता है और उसका डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर आगे की मैनेजमेंट के लिए उसमें हम डॉक्टरी सलाह देते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये एक बार बोला था कि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन जो है वो सुबह 2 से 4 के बीच में होता है, तो ये अर्ली मॉर्निंग सिक्रीशन होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल इंटरवेंशन जो लोगों को करना चाहिए वो है एक फिक्स्ड स्लीप मील रूटीन को फॉलो करना, यानी रात को 11 बजे तक सो जाना और सुबह 6-7 बजे के आसपास अपना उठने का समय करना। बहुत सारे पेशेंट्स में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग लेट नाइट जगते हैं या लेट नाइट वर्क कर रहे होते हैं। ऐसी कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में थायराइड को रेगुलेट कर पाना या बॉडी के लिए भी दवाओं से भी उसको कम डोज में नियंत्रित कर पाना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो थायराइड के पेशेंट्स को करना चाहिए। तो कुल मिला के सर हम ये कह सकते हैं कि थायराइड का मतलब एक तरीके से इलाज संभव है, एक गोली अगर आप खाएं, क्योंकि हॉर्मोन्स का सारा खेल है। लेकिन ज़रूरी ये है कि अवेयरनेस हो, ज़रूरी ये है कि आप अपनी दवाइयाँ छोड़े ना और डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने लाइफस्टाइल को सुधार करें। जी हाँ, बिल्कुल। तभी आप थायराइड से कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।